नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। मैं के कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो पहले मित्रों, अपने श्रृंखला चल रही थी राजस्थान की सभ्यताएं, और सभ्यताओं में अपन ने एक सभ्यता देखी थी आपकी कालीबंगा सभ्यता, एक सभ्यता देख ली थी आहड़ की सभ्यता, और आज जो अपन सभ्यता देखेंगे वो सभ्यता रहेगी अपनी कौन सी? बेराट की सभ्यता। कौन सी? बेराट की सभ्यता। बेराट की सभ्यता कि रक्त हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा रहेगा। पहले तो बेराट की सभ्यता, तो सबसे पहली बात कर लीजिए कि ये सभ्यता किस जिले के अंदर स्थित है। तो वैसा इसका जो जिला है वो जिला आपके वैसा कौन सा? कोटपुतली बैरोड। कौन सा जिला है? कोटपुतली बैरोड जिला। जबकि बात करें कि इससे पहले जब आपके 50 जिले नहीं हुए थे, उससे पहले ये जो बेराट की सभ्यता आती थी वो किसमें आती थी? जयपुर जिले के अंदर। किसके अंदर? जयपुर जिले के अंदर आती थी। तो बात करें वैसा जयपुर के संस्थापक किसके? जयपुर के संस्थापक। जयपुर के संस्थापक वो है पहले तो आपके कौन से? सवाई जय सिंह। कौन है? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। और बात करें पहले तो कि ये जो आपका जयपुर है इसे बोलते हैं नौ चौकड़ियों का शहर। क्या बोलते हैं? नौ चौकड़ियों का शहर है। नौ चौकड़ियों का शहर। और बात करें कि राम सिंह द्वितीय ने, किसने? राम सिंह द्वितीय ने, राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। किससे? गुलाबी रंग से रंगवाया। इसलिए वैसा वगैरह पूछा जाए कि बताओ राजस्थान की गुलाबी नगरी कौन सी कहलाती है? कौन सी नगरी? राजस्थान की गुलाबी नगरी कौन सी कहलाती है? तो ये कहलाएगी आपकी कौन सी? जयपुर। कौन सी कहलाएगी? जयपुर। और बात करें कि जयपुर का वास्तुकार किसका? जयपुर का वास्तुकार ये था पहले तो आपके कौन सा? विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य। और बात करें इनके बारे में कि जयपुर की नींव किसने रखी? ये क्वेश्चन आपके लिए है और इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि जयपुर की नींव किसने रखी। ओके, आ जाओ मित्रों वापस। यानी बात करें ये जो आपकी बेराट की सभ्यता है ये जिस नदी के किनारे स्थित है, ये नदी है वैसा आपकी कौन सी? बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। और बात करें बाणगंगा नदी के बारे में, जब आपके पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था, क्या बिताया था? अज्ञातवास बिताया था, उस समय वैसा उनको प्यास लगी। क्या लगी? प्यास लगी। तो वैसा वो अपनी प्यास बुझाने के लिए जो उनमें से एक पांडव था आपका कौन सा? अर्जुन। अर्जुन ने वैसा अपना धनुष उठाया और उसमें बाण लगाया, और बाण लगा के नदी का उद्गम कर दिया। उस नदी का क्या नाम है आपके वैसा? बाणगंगा। इसे बोलते हैं अर्जुन की गंगा। क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा। और बात कर लो, इसे ही बोलते हैं रुंडित नदी। कौन सी नदी? रुंडित नदी। रुंडित नदी का मतलब क्या होता है कि वैसा वैसी नदी जो अपने प्रवाह क्षेत्र से निकल के, उद्गम क्षेत्र से निकल गए और वैसा बीच में जाके किसी मुख्य नदी में नहीं मिलती हो, बीच में विलुप्त हो जाती हो, वो नदी आपकी कौन सी कहलाती है? रुंडित नदी। इसे बोलते हैं पहले तो आपके ताला नदी। कौन सी नदी? ताला नदी। और इस नदी का जो उद्गम होता है, बाणगंगा नदी का उद्गम होता है वो होता है बेराट की पहाड़ियों से। किससे होता है? बेराट की पहाड़ियों से। बेराट की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है पहले तो आपके? तो ये नदी हो जाएगी आपकी कौन सी? यानी बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। इधर ध्यान से देखे करेंगे, आ जाइए, ये लीजिए, आ जाइए इधर। ये आपकी पहाड़ी, ये क्या हो गई? पहाड़ियां। और ये पहाड़ियां हो गई पहले तो कौन सी? बेराट की पहाड़ियां। कौन सी? बेराट की पहाड़ियां। और ये पहाड़ियां पड़ती है वैसा आपकी किस जिले में? कोटपुतली बैरोड। यहाँ से निकल के आपकी कौन सी? यहाँ से निकल गई आपकी बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। और जैसे ये निकले और निकलते वैसा भी आपका कौन सा? कोटपुतली बैरोड। कौन सा? कोटपुतली बैरोड। कोटपुतली के बैरोड के बाद में आपका वैसा जयपुर। कौन सा? जयपुर। और जयपुर के बाद में कौन सा आपका? जयपुर ग्रामीण। कौन सा? जयपुर ग्रामीण। और इस जयपुर ग्रामीण के अंदर वैसा एक बांध है जिसका नाम है कौन सा? जमुआ रामगढ़ बांध। कौन सा? जमुआ रामगढ़ बांध। कौन सा बांध है? जमुआ रामगढ़ बांध। और बात करें इसके आगे चलते चलते वैसा ये आ गया वैसा, फिर इधर आपका कौन सा? यानी इधर आप आ गया मित्रों आपका दौसा। कौन सा आ गया? दौसा। दौसा के बाद में फिर आ गया आपका कौन सा? भरतपुर। कौन सा पुर? भरतपुर। और भरतपुर के बाद में वैसा इधर आ गया आपका कौन सा?
यूपी, कौन सा आ गया यूपी। और यूपी के अंदर भाई साहब इसके अंदर आपकी यमुना नदी, कौन सी यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। कौन सी नदी आपकी बाण गंगा नदी, कौन सी नदी पहले मित्रों बाण गंगा नदी। तो ये हो गया आपके किसका बाण गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र प्रवाह क्षेत्र। तो चले मित्रों बात करते हैं आगे। तो देखिए इधर से बात अपने इस प्रकार की रहेगी कि यह आपकी बैराट की पहाड़ियों से निकल गई कौन सी आपकी यानी बाण गंगा नदी। और इस बाण गंगा नदी में वैसा है कौन सा आपका जम्मू रामगढ़। और इसी से वैसा कानोता बांध, कौन सा कानोता बांध को जलापूर्ति की जाती है। क्या की जाती है जलापूर्ति की जाती है, जलापूर्ति की जाती है। ओके इसी दौसा के अंदर किसके अंदर दौसा के अंदर वैसा इसके ऊपर एक बांध पड़ा हुआ है। और इस बांध का नाम है वैसा आपके कौन सा माधोराजपुरा का बांध, कौन सा माधोराजपुरा का बांध, माधोराजपुरा का बांध, माधोराजपुरा का बांध। ठीक है इसके आगे और बात कर लो भाई साहब ये जो आपका भरतपुर है, कौन सा भरतपुर। इस भरतपुर के अंदर भाई साहब इस बाण गंगा नदी पे आपका एक बांध बना हुआ है। और इस बांध का नाम है पहले मित्रों आपके अजान बांध, कौन सा बांध अजान बांध। यानी भरतपुर में इस नदी में बना हुआ आपका कौन सा अजान बांध, कौन सा बांध अजान बांध। और इस अजान बांध के माध्यम से आपके घना पक्षी बिहार में, इसमें घना पक्षी बिहार के अंदर क्या की जाती है बिहार के अंदर जलापूर्ति की जाती है। क्या की जाती है जलापूर्ति की जाती है। इसके अलावा बात करें कि यदि कभी कभी आपके इस अजान बांध में पानी की कमी होती है, क्या होती है पानी की कमी होती है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए भाई साहब आपके करौली में, इसमें करौली में एक बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम पहले तो आपके कौन सा पांचना बांध, कौन सा पांचना बांध। यानी बात करें कि पांचना बांध, कौन सा पांचना बांध जो आपका करौली में स्थित है। कहाँ पे करौली में स्थित है। और जब भी पहले मित्रों आपके इस अजान बांध में पानी की कमी होती है तो इस पांचना बांध से जलापूर्ति किसके अंदर की जाती है, इससे जलापूर्ति की जाती है भाई साहब आपके अजान बांध में। इसमें की जाती है अजान बांध में। और इस पांचना बांध को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है भाई साहब राजस्थान में, किसका इसको बोलते हैं राजस्थान का मिट्टी से निर्मित, किससे राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध, कौन सा सबसे बड़ा बांध। और इस बांध का क्या नाम हो गया आपके पांचना बांध, जो कहाँ पे स्थित है करौली में। किसमें स्थित है करौली के अंदर आपका स्थित है। इसके बाद में लास्ट में जाके और ये जो आपकी बाण गंगा नदी है ये यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। अगर आपके प्रश्न आ जाएगी बताओ यमुना नदी में, किसमें यमुना नदी में सीधा पानी डालने वाले, कौन सा सीधा पानी डालने वाली दूसरी नदी, यमुना नदी में सीधा पानी डालने वाली दूसरी नदी। तो ये दूसरी नदी कौन सी हो जाएगी आपकी बाण गंगा नदी। कौन सी नदी बाण गंगा नदी। जबकि अगर प्रश्न आ जाएगा बताओ प्रथम नदी कौन सी है जो सीधा यमुना नदी के अंदर अपना पानी डालती है, ये हो जाएगी पहले मित्रों आपकी कौन सी चंबल नदी। कौन सी नदी चंबल नदी। चले मित्रों बात करते हैं आगे। ओके मेरे दोस्तों अब यहीं से बात करें कि ये चल रही थी आपकी बैराट की सभ्यता, कौन सी बैराट की सभ्यता। और इस सभ्यता के बारे में बात कर रहे थे तो सबसे विशेष बात इस बैराट की सभ्यता का जो प्राचीन नाम मिलता है, कौन सा प्राचीन नाम, वो मिलता है विराट नगर। कौन सा मिलता है विराट नगर। और बात करें कि विराट नगर कौन सा विराट नगर मत्स्य जनपद की, किसी मत्स्य जनपद की राजधानी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। यानी बात करें कि विराट की सभ्यता का जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है विराट नगर। और ये विराट नगर वैसा आपके जिसकी मत्स्य जनपद की क्या थी राजधानी, क्या थी राजधानी। अब यहीं से बात करें कि 1936-37 में, कब 1936-37 के अंदर यहाँ पे हुआ था वैसा आपके उत्खनन कार्य। कौन सा उत्खनन कार्य। तो इस बैराट की सभ्यता में उत्खनन कार्य किसने किया था
वो वैसा छोटी सी ट्रिक ध्यान में रखना, और वो कौन सी रखनी है, दया की लाश का रंग, किसकी, दया की लाश का रंग, लाश का रंग नीला है। कैसा है, नीला है। बोलो मेरे साथ एक बार, दया की लाश का रंग नीला है। तो सबसे पहला व्यक्ति जिसने उत्खनन कार्य किया था वो हो जाएगा आपका कौन सा, दयाराम साहनी। कौन सा साहनी, दयाराम साहनी। इसके अलावा लाश यानी कौन सा हो जाएगा, कैलाशपुरी। कौन सा, कैलाशपुरी। इसके अलावा वैसा नीला यानी कौन सा हो जाएगा, नील रत्न बनर्जी। कौन से, नील रत्न बनर्जी। तो ये हो गए भाई साहब आपके कितने, 3 उत्खनन करता। सबसे पहले कौन से आपके, दयाराम साहनी। कौन से, दयाराम साहनी। नंबर 2 पे कौन से आपके, कैलाशपुरी। नंबर 3 पे कौन से आपके, नील रत्न बनर्जी। कौन से, नील रत्न बनर्जी। ओके प्यारे मित्रों, आ जाइए भाई आगे। अगली विशेष बात, इस बेराट की सभ्यता से, किस बेराट की सभ्यता से, बेराट की सभ्यता से, बेराट की सभ्यता से बुना हुआ वस्त्र मिला। क्या मिला, बुना हुआ वस्त्र मिला, वस्त्र मिला। अगर आपके प्रश्न आ जाए, अगर आपके प्रश्न आ जाए मेरे जीवनों कि बताइए कि इस बेराट की सभ्यता के बाद में सेकंड सभ्यता कौन सी है, यानी दूसरी सभ्यता कौन सी है जहां से बुना हुआ वस्त्र मिला। कौन सा, बुना हुआ वस्त्र मिला। तो ये वैसा आपकी सभ्यता हो जाएगी कौन सी, बालातल सभ्यता। कौन सी, बालातल सभ्यता। और ये बालातल सभ्यता आपकी स्थित है वल्लभनगर उदयपुर में। किसमें स्थित है, वल्लभनगर उदयपुर। और इसी वल्लभनगर में वैसा आपका स्थित कौन सा, यानी आपका भेष प्रजनन केंद्र। कौन सा केंद्र, भेष प्रजनन केंद्र। अब आ जाइए वैसा इधर, ये बात चल रही है आपके बोलने की वैसा कलाओं की। तो एक कला आती है, ध्यान से देखो तो आपकी राजस्थान के अंदर एक कला आती है, और इस कला का नाम वैसा इधर आ जाओ आपके, यानी फल चित्रण। कौन सा, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। और बात करें कि यहाँ से आपके लगभग प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फल चित्रण, कौन सा, फल चित्रण। तो बात करें पहले दोस्तों फल चित्रण के बारे में, तो ये प्रसिद्ध कहाँ का है, तो ये प्रसिद्ध है शाहपुरा का। प्रसिद्ध कहाँ का है, शाहपुरा। कहाँ का है, शाहपुरा। पहले शाहपुरा पड़ता था वैसा, पहले शाहपुरा किसमें पड़ता था, भीलवाड़ा के अंदर। किसके अंदर, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा को वैसा क्या बोलते हैं आपके, भीलवाड़ा को बोला जाता है राजस्थान की, राजस्थान की वस्त्र नगरी। कौन सी नगरी, राजस्थान की वस्त्र नगरी। इसे बोलते हैं वैसा राजस्थान का मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर। और बात करें पहले मित्रों, इसी भीलवाड़ा को बोलते हैं वैसा आपके कौन सा। अब एक प्रश्न आपके लिए बताओ, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। कौन सा, नवीन मैनचेस्टर। तो नवीन मैनचेस्टर पहले मित्रों आपका कौन सा है, ये नवीन मैनचेस्टर हो जाएगा आपका कौन सा, भिवाड़ी। कौन सा, भिवाड़ी। और भिवाड़ी किसमें पड़ता है आपका, खेड़तल तिजारा के अंदर। किसके अंदर, खेड़तल तिजारा के अंदर पहले मित्रों आपका कौन सा, भिवाड़ी पड़ता है। इसके अलावा और बात करें कि भीलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, तो भीलवाड़ा वैसा आपकी कोठारी नदी है। किसमें, कोठारी नदी पे स्थित है। और इस कोठारी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, तो इस पे बना हुआ वैसा आपका कौन सा, मेजा बांध। कौन सा बांध, मेजा बांध। और इसी भीलवाड़ा के अंदर वैसा आपकी कौन सी सभ्यता, बागोर की सभ्यता। कौन सी, बागोर की सभ्यता, जिसको आप बोलते हो पहले मित्रों आदिम संस्कृति का संग्रहालय। क्या बोलते हो, आदिम संस्कृति का, आदिम संस्कृति का संग्रहालय बोला जाता है। ओके, आ जाइए भैया एक और महत्वपूर्ण, इधर देखो बात इस प्रकार की कि वैसा प्राचीन भारत का टाटा नगर। किसका, प्राचीन भारत का टाटा नगर। ये कहलाता वैसा आपका कौन सा, रेड की सभ्यता। कौन सी, रेड सभ्यता। और रेड सभ्यता वैसा आपकी कहाँ पे पड़ती है, टोंक के अंदर। किसके अंदर, टोंक। और टोंक को बोलते हैं वैसा नवाबों की नगरी। क्या बोलते हैं, नवाबों की नगरी। और इसी टोंक के अंदर वैसा एक शहर पड़ता है मालपुरा के पास में, जिसका नाम है अविका नगर। कौन सा, अविका नगर, जो आपका पड़ता है मालपुरा के पास में। जिसके पास में, मालपुरा के पास में। इस अविका नगर में आपका स्थित वैसा कौन सा, भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। ऊन अनुसंधान केंद्र, भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। ओके पहले तो आ जाइए भैया, बात चल रही थी आपकी किसकी, कि फट चित्रण। और ये प्रसिद्ध कहाँ का आपके, तो ये शाहपुरा का प्रसिद्ध है। कहाँ का है, शाहपुरा का प्रसिद्ध है। और इसका जो प्रसिद्ध कलाकार कौन सा, प्रसिद्ध कलाकार
ये प्रसिद्ध कलाकार है मित्रों आपके कौन सा, श्री लाल जोशी। कौन से जोशी, श्री लाल जोशी। और इस श्री लाल जोशी को इस फट चित्रण के लिए 2006 में, इसमें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार, कौन सा, पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और बात करें मेरे मित्रों कि इस श्रीलाल जोशी की जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था वैसा पार्वती जोशी। कौन सी थी, पार्वती जोशी। और इस पार्वती जोशी को बोलते हैं भारत की प्रथम महिला पटचितेरी। क्या बोलते हैं, भारत की प्रथम महिला पटचितेरी, प्रथम महिला पटचितेरी, इसे बोला जाता है पार्वती जोशी को। किसको, पार्वती जोशी को। चलिए बात करते आगे। बात चल रही है अपने किसके बारे में, पट चित्रण के बारे में। किसके बारे में, पट चित्रण के बारे में। तो ध्यान से देख के करेंगे, आ जाइए इधर, आ जाइए, ओके, आ जाइए वापस। ये लो, ये जो आपका पट चित्रण चल रहा है सापुरा का प्रसिद्ध है। और बात करें कि अमिताभ बच्चन की फट, किसकी, अमिताभ बच्चन की फट, अमिताभ बच्चन की फट। और इनकी फट का जो वैसा वाचन हुआ था, वो वाचन हुआ था अमेरिका में। कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में। और इस फट का जो वाचन किया था अमेरिका के अंदर, वो किया था रामलाल भोपा। कौन सा, रामलाल भोपा। और इनके अलावा कौन सी, पतासी देवी। इसने किया था, पतासी देवी ने इस फट का वैसा वाचन किया था अमेरिका के अंदर। किसके अंदर किया था, पहले जोड़ो, अमेरिका के अंदर। इसके अलावा और बात करें अपन कि जब फट फटी पुरानी हो जाती है, जब फट फटी पुरानी हो जाती है, फटी पुरानी हो जाती है, हो जाती है, तो इसे पुष्कर झील में, किसमें, पुष्कर झील में विसर्जित किया जाता है। क्या किया जाता है, विसर्जित किया जाता है, विसर्जित किया जाता है, जिसे किया जाता है, जिसे फड़ को ठंडा करना बोलते हैं। जिसे फड़ को क्या करना, जिसे फड़ को ठंडा करना, क्या करना, ठंडा करना बोलते हैं, ठंडा करना बोलते। चलिए आ जाइए भाई इधर, आ जाइए करेंगे तो इधर आ जाइए, ओके। अब यहीं से बात करते हैं अपन कि आपके जो भाई साहब है इधर आ जाइए भाई। ये जो पुष्कर झील, कौन सी, ये जो आपकी पुष्कर झील है, इस पुष्कर झील यानी आपने सुना है बारे में, तो आपके कौन सा, पुष्कर मेला। कौन सा मेला, पुष्कर मेला। और ये लगता है वैसा आपके कब, कार्तिक पूर्णिमा। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। और यहीं से बात करें अपन कि ये जो आपका पुष्कर है, इसके अंदर वैसा राजस्थान की, किसकी, इस पुष्कर के अंदर आपके राजस्थान की प्रथम दीपदान परंपरा प्रचलित है। इसमें पुष्कर में राजस्थान की प्रथम दीपदान परंपरा, कौन सी, दीपदान परंपरा प्रचलित है। दीपदान परंपरा क्या है, प्रचलित है। और बात करें कि इस दीपदान परंपरा का जो प्रारंभ किया था, वो किसने किया था, रानी रुद्राणी ने। किसने किया था, रानी रुद्राणी। या इसे आप क्या बोलते हो, यानी आत्म प्रभा। कौन सी, आत्म प्रभा, जो वैसा आपके चंदन राज की पत्नी थी। किसकी, चंदन राज की, क्या करें तो, चंदन राज की पत्नी थी। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि बताओ राजस्थान में सेकंड दीपदान परंपरा कहाँ पे प्रचलित है, क्वेश्चन आ जाए आपके कि बताओ राजस्थान में सेकंड दीपदान परंपरा, कौन सी, सेकंड दीपदान परंपरा कहाँ पे प्रचलित है। तो ये प्रचलित है वैसा आपकी कौन सी, कोलायत झील में। इसमें कोलायत झील। और कोलायत झील कहाँ पे पड़ती है आपकी, बीकानेर में। किसमें पड़ती है, बीकानेर के अंदर पड़ती है। और बात करें मेरे मित्रों कि ये जो कोलायत झील है, इसका संबंध किससे आता है, तो इसका संबंध आता है मेरे मित्रों आपके किससे, कपिल मुनि से। किससे आता है, कपिल मुनि से। और इन कपिल मुनि ने एक दर्शन दिया था, इस दर्शन का नाम है कौन सा आपके, सांख्य दर्शन। कौन सा है, सांख्य दर्शन। और ये किसने दिया वैसा आपके, कपिल मुनि ने, सांख्य दर्शन। ओके चलिए बात करें इस कोलायत झील के अंदर चारण जाति के लोग, किस जाति के, चारण जाति के लोग, चारण जाति के लोग न तो आते हैं, यानी इस मेले में न तो आते हैं लोग, न तो आते हैं और ना ही कोलायत झील में नहाते। इसमें कोलायत झील में नहाते हैं, कोलायत झील में नहाते हैं। तो बात करें मेरे दोस्तों कि ये जो आपकी कोलायत झील है, ये कहाँ पे पड़ती है, बीकानेर में। कहाँ पे पड़ती है,
बीकानेर में। और इसी कोलाई झील में मेला लगता है, क्या लगता है, मेला। और मेला किसका लगता है आपके, कपिल मुनि का मेला। किसका, कपिल मुनि का मेला। और वैसा ये मेला कब लगता है आपके, कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को वैसा आपके कपिल मुनि का क्या लगता है, मेला लगता है। ओके मित्रों, आ जाइए भाई आगे बढ़िए, आ जाइए। ओके, तो अपने बात चल रही थी फट चित्रण की। तो तुम्हारे लिए होमवर्क है मेरे मित्रों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना और देखते हैं कि आपको कितना इजी तरीके से आंसर आ जाता है। इस होमवर्क का क्वेश्चन देता हूँ आपके कमेंट बॉक्स कि बताओ राजस्थान में कोरोना की फड़, कौन सी, कोरोना की फड़ का निर्माण किसने किया। और ये आपके लिए क्या है मित्रों, होमवर्क है। क्या है, होमवर्क। चलिए आ जाइए इधर अगली विशेष बात। अगला जो विषय आपके प्रश्न आ जाएगा कि बताओ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, लोकप्रिय फड़ किसकी है। तो ये लोकप्रिय फड़ है मित्रों आपकी किसकी, पाबूजी महाराज की। किसकी है, पाबूजी महाराज की। और पाबूजी महाराज की जो फड़ है इसका जो वाचन किया जाता है, पाबूजी महाराज की फड़ का वाचन, ये वाचन किया जाता है पहले मित्रों किसके साथ, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। किसके साथ, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। और ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र आता है साहब आपके किसमें, तत्व वाद्य यंत्रों में। किसमें आता है, तत्व वाद्य यंत्रों के अंदर आता है। ठीक है, अगली बात करेंगे अगर आपके प्रश्न बन जाए कि बताइए मेरे मित्रों आपके जो राजस्थान के अंदर, किसके अंदर, राजस्थान की सबसे बड़ी व छोटी फड़ किसकी है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी व छोटी फड़ है वैसा आपके किसकी, देवनारायण जी महाराज की। किसकी है, देवनारायण जी महाराज की। देवनारायण जी महाराज की। ओके, और बात करें कि देवनारायण जी महाराज की जो फड़ का वाचन किया जाता है वो किया जाता है जंतर वाद्य यंत्र के साथ। किसके साथ, जंतर वाद्य यंत्र के साथ में वाचन किया जाता है। और वाचन किया जाता है गुर्जर भोपो द्वारा। किसके द्वारा, गुर्जर भोपो द्वारा। ठीक है, और ये जो वैसा आपके देवनारायण जी है इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ था वैसा, MS 6 को। कब हुआ था, MS 6 यानी माघ शुक्ल षष्ठी को। कब हुआ था, माघ शुक्ल षष्ठी को वैसा आपके देवनारायण जी महाराज का अवतार हुआ था। और इनकी जो वैसा मृत्यु हुई थी वो मृत्यु कब हुई थी वैसा आपकी BS 6 को। कब हुई थी, BS 67 को, यानी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। ओके, चलिए मित्रों बात करते हैं आगे। तो बढ़िया वैसा आगे अब इधर से बात चल रही थी आपके, और बात कर रहे थे हम किसके बारे में, यानी बैराग की सभ्यता। कौन सी, बैराग की सभ्यता। और इस बैराग की सभ्यता के बारे में हमने देखा था कि बैराग की सभ्यता का जो उत्खनन कार्य किया था वो 3 लोगों ने किया था। कितने ने, 3 लोगों ने। और ट्री कौन सी थी, दया की लाश का रंग कैसा है, नीला है। दया की दयाराम साहनी और लाश यानी कैलाश नाथ। और बात करें कि वैसा नीला यानी नील रत्न बनर्जी। इसके अलावा और बात करें इस बैराग की सभ्यता से, किससे, बैराग की सभ्यता से करें तो आपकी मिली है वैसा 4 डोंगरे। कितनी, 4 डोंगरे। आ जाओ भाई, 4 डोंगरे कौन सी देखो ध्यान से, यानी यहां से मिले आपकी 4 डोंगरे। ओके, 1 और या 2 या आपकी कौन सी 3 और वैसा या आपकी 4। ठीक है, ये 4 डोंगरी। सबसे पहले नाम लो, बोलो भगवान शंकर की जय। क्या बोलो, तो महादेव डोंगरी। कौन सी, महादेव डोंगरी। ठीक है, इसके अलावा वैसा महादेव जी ने डाले बीज। क्या डाले, बीज। तो कौन सी, बीजक की पहाड़ी या बीजक की डोंगरी। कौन सी डोंगरी, बीजक की डोंगरी। और जैसे महादेव जी महाराज ने वैसा बीज डाले तो बीज डालते वैसा आपके उद्भव हो गया किसका, गणेश जी का। तो कौन सी डोंगरी, गणेश डोंगरी। कौन सी डोंगरी, गणेश। और जब गणेश जी महाराज भी आ गए तो भीम ने बोला कि वैसा मैं भी चलूंगा। तो कौन सी डोंगरी, भीम डोंगरी। कौन सी डोंगरी, भीम डोंगरी। ओके पहले आ जाओ भाई। सबसे पहले बात करें कि बीजक की डोंगरी, इससे मिला वैसा आपके कौन सा, बाबरू शिलालेख। कौन सा, इससे मिला है बाबरू शिलालेख। कौन सा शिलालेख,
बाबरू शिला। चलिए बात करते हैं बाबरू शिलालेख के बारे में। इस बाबरू शिलालेख की खोज, बाबरू शिलालेख की खोज, तो वैसा बाबरू शिलालेख के बारे में जो आपकी जो खोज हुई थी वो करने वाला व्यक्ति था आपका कैप्टन बर्ट। कौन सा था? कैप्टन बर्ट। और इसने खोज कब की थी? 1837 में। कब की थी? 1837 में। इस कैप्टन बर्ट ने, किसने? कैप्टन बर्ट ने भाई साहब आपके इस बाबरू शिलालेख की खोज कर दी। ओके, इसके बाद में 1840 ईस्वी के अंदर, कब? 1840 ईस्वी के अंदर इस बाबरू शिलालेख को भाई साहब आपके ट्रांसफर किया गया कलकत्ता में। कहां पे किया गया? कलकत्ता में। और कलकत्ता के अंदर जो आपका भाई साहब एक संग्रहालय पड़ता है, इस संग्रहालय का नाम करें तो आपके एशियाटिक सोसाइटी। कौन सी है? एशियाटिक सोसाइटी। यानी बात करें कि 1840 में बाबरू शिलालेख को एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में, इसमें कलकत्ता में ट्रांसफर किया गया। ठीक है, इसके अलावा फिर वैसा इसको पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। इसको जाता है जेम्स प्रिंसेप ने वैसा क्या किया था? जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था? इस वैसा बाबरू शिलालेख को आपके पढ़ा था। और बात करें कि वैसा इसकी लिपि कौन सी है? इसकी लिपि आपके वैसा ब्राह्मी लिपि। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। ओके भाई, और बात करें इसकी शैली कौन सी? शैली, तो वैसा इसकी जो शैली है वो कौन सी है? बुश्टो-पैदल शैली। कौन सी है मित्रों? इस बाबरू शिलालेख की जो आपकी शैली है वो शैली कौन सी है? बुश्टो-पैदल शैली। कौन सी है? बुश्टो-पैदल शैली, बुश्टो-पैदल शैली, बुश्टो-पैदल शैली। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम। तो आ जाइए भाई, आ जाइए इधर। और ये चल रही है आपकी डोंगरे, यानी बेरार की सभ्यता में आपकी कौन सी डोंगरे हैं? ये डोंगरे भाई साहब आपके सामने। चलिए आ जाइए और बढ़ते भाई डोंगरे। ओके, आ जाओ भाई। और विशेष बात, ये जो आपका बाबरू शिलालेख है, इस बाबरू शिलालेख में और क्या जानकारी मिलती है भाई साहब? इसमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने, सम्राट अशोक ने, किसने? सम्राट अशोक, जो आपके मगध का शासक, कहां का? मगध का शासक था। इसने वैसा कौन सा धर्म ग्रहण कर रखा था? इसने धर्म ग्रहण कर रखा था आपके वैसा कौन सा? बौद्ध धर्म ग्रहण कर रखा था। कौन सा? बौद्ध धर्म ग्रहण कर रखा था। ठीक है, इसके अलावा इसी बाबरू शिलालेख से जानकारी मिलती है कि वैसा यहाँ पे गो हत्या में रोक लगाई थी। अशोक ने क्या लगाई थी? गो हत्या पर रोक लगाई थी। क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। और बात करें कि इसी वैसा बाबरू शिलालेख के माध्यम से आपकी जानकारी मिलती है कि जो आपके बौद्ध धर्म में दो शाखाएं थी, महायान शाखा और हीनयान शाखा। तो इसमें जानकारी मिलती है वैसा आपके किसकी? हीनयान शाखा की। किसकी? बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा की जानकारी मिलती है। और ये हीनयान शाखा वही है जो वैसा परंपरागत रूप से बौद्ध धर्म को मानते थे। और जितने भी आपके बौद्ध भिक्षु जो नवीन विचारधारा को मानते थे वो आते थे आपके किसके अंदर? महायान के अंदर। किसके अंदर? महायान के अंदर। और बात करें कि ये जो बाबरू शिलालेख है, कौन सा? बाबरू शिलालेख ये प्रमाणित करता है कि वैसा जो सम्राट अशोक था उसने आपके कौन सा धर्म ग्रहण कर रखा था? आपके बौद्ध धर्म ग्रहण करे रखा था। इसके बाद बात करें यहां से हम कि वैसा इसी बाबरू शिलालेख के अंदर, किसके अंदर? इसी बाबरू शिलालेख के अंदर बौद्ध धर्म के, बाबरू शिलालेख के अंदर बौद्ध धर्म के, किसके? बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख। किसका? त्रिरत्नों का उल्लेख। और वैसा ये त्रिरत्न कौन से है? ये एक तो आपका कौन सा? बुद्धम शरणम गच्छामि, समम आपके संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। यानी बात करें कि बुद्ध, कौन सा? बुद्ध के बाद में संघ, और संघ के बाद में वैसा आपका कौन सा? धम्म। तो ये आपके तीन क्या हो गए? यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ओके, चलिए और बात करते हैं कि वैसा इसी बीजेपी की पार्टी से आपके एक शिलालेख मिला है। और इस शिलालेख का नाम वैसा आपके कौन सा? यानी आबू का शिलालेख। कौन सा? आबू का शिलालेख। और वैसे आपका जो माउंट आबू पड़ता है वो माउंट आबू पड़ता है मेरे मित्रों आपके गांव में सिरोही में। और बात करें कि आबू का शिलालेख सेकंड, और क्या मिला इससे? आबू का शिलालेख, आबू का शिलालेख सेकंड। और इस शिलालेख की जो खोज की थी
वो की थी वैसा आपके कार्लाइल ने। किसने की थी? कार्लाइल। कौन सा? कार्लाइल नाम के जो इतिहासकार है, इन्होंने वैसा आबू के शिलालेख से अकेडमी खोज की थी। किससे? बीजेपी की डोंगरी से। किससे? बीजेपी की डोंगरी से। अब आ जाओ वैसा आपके किस पे? गणेश डोंगरे पे। किस पे आ जाओ? गणेश डोंगरे पे। तो बात करें मेरे मित्रों गणेश डोंगरे के बारे में, तो इस गणेश डोंगरी से इधर आ जाओ, आपकी कौन सी? गणेश डोंगरी। ये लो, ये आपकी कौन सी डोंगरी आ गई? ये आ गया आपकी गणेश डोंगरी। इस गणेश डोंगरी से वैसा आपके कलश मिला है। क्या मिला है? कलश मिला है। और ये कौन सा? सोने का कलश। कौन सा? सोने का कलश। और इस कलश के अंदर वैसा आपके मिली है भगवान बुद्ध की अस्थियां। क्या मिली है? भगवान बुद्ध की अस्थियां मिली है। किसके अंदर? कलश के अंदर। और कलश किससे मिला? आपकी गणेश डोंगरी से। किससे मिला? गणेश डोंगरी। अब इधर आ जाओ वैसा आपकी कौन सी? भीम डोंगरी। कौन सी डोंगरी? भीम डोंगरी। बात करें पहले मित्रों भीम डोंगरी के बारे में, तो इसके यहाँ पे क्या बना हुआ? एक तालाब बना हुआ। और इस तालाब का नाम है पहले मित्रों आपके कौन सा? भीमकुंड तालाब। कौन सा है? भीमकुंड तालाब। और ऐसा मानते कि जब पांडवों ने आपके अज्ञातवास में देखा, उस समय वैसा आपके किसको? द्रौपदी को लगी थी प्यास। द्रौपदी को क्या लगी थी? प्यास लगी थी। इस द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए वैसा भीम ने, किसने? भीम ने अपनी गदा से, भीम ने अपनी गदा से यानी गोटे से यहाँ पे तालाब का निर्माण करवाया। किसका? तालाब का निर्माण करवाया। क्या करवाया? निर्माण करवाया था। ओके, चले तो बात करते हैं आगे अगले विशेष बात। ये हो गए भाई साहब आपकी 4 डोंगरे। कितने? 4 डोंगरे। और 4 डोंगरे के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपकी कौन सी? बीजेपी डोंगरी, दूसरी गणेश डोंगरी, तीसरी आपकी भीम डोंगरी और चौथी आपकी कौन सी? महादेव डोंगरी। कौन सी? महादेव डोंगरी। अब यही से बात करें कि वैसा इस बेराट की सभ्यता से, किससे? बेराट की सभ्यता से, बेराट की सभ्यता से यहां से मिला वैसा आपको कौन सा? यानी बुना हुआ वस्त्र। क्या मिला है? बुना हुआ वस्त्र। और बात करें कि यहीं से सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले। क्या मिले हैं? मंदिरों के अवशेष मिले, मंदिरों के अवशेष मिले। और बात करें इसी से महाभारतकालीन, कौन से? महाभारतकालीन अवशेष मिले, महाभारतकालीन अवशेष मिले। महाभारतकालीन क्या मिले? अवशेष मिले। और बात करें सभ्यता के बारे में तो बेराट की सभ्यता से पहले मित्रों आपके कौन से? हीनयान शाखा। कौन सी? हीनयान शाखा से संबंधित, हीनयान शाखा से संबंधित, शाखा से संबंधित अवशेष मिले, संबंधित अवशेष मिले। और बात करें मेरे मित्रों कि यहीं से वैसा आपके क्या मिले है? पत्थर की संदूक मिली है। क्या मिली है? पत्थर की संदूक। अरे टेची होती है ना, टेची जो कपड़े रखने की होती है, वो पत्थर की संदूक मिली है। यहीं से मिला नाचता हुआ मोर। क्या मिला है? नाचता हुआ मोर, नाचता हुआ मोर। यानी पिको कहां से मिला? वैसा आपका नाचता हुआ मोर ये मिला पहले तो आपको कहां से? बेराट की सभ्यता से। किससे मिला है? बेराट की सभ्यता से आपके नाचता हुआ मोर। कौन सा मोर? नाचता हुआ मोर मिला है। इस प्रकार करके जितने भी आपके जो महत्वपूर्ण आपके अवशेष मिले ये वैसा आपकी कौन सी सभ्यता? बेराट की सभ्यता से प्राप्त हुए। ओके, अब यही से बात करें पहले मित्रों कि यही से राजा मिनांडर के, किसके? यही से राजा मिनांडर के 16 सिक्के मिले। क्या मिले? बेराट की सभ्यता से राजा मिनांडर के, राजा मिनांडर के 16 सिक्के मिले। क्या मिले? 16 सिक्के मिले। इसके अलावा और बात करें कि यही से वैसा आपके इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली। क्या मिली? इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली, मुद्राएं मिली है। और इन्हीं इंडो ग्रीक मुद्रा को बोलते हैं वैसा आपके कौन से? हिंद यूनानी मुद्रा। कौन सी? हिंद यूनानी मुद्राएं मिली। और बात करें यहाँ से अपने तो वैसा यहीं से मिले आपके कौन सा? पंचमार्क सिक्का मिला। कौन सा? पंचमार्क सिक्का, जिसे आप बोलते हैं आहत सिक्का। कौन सा? आहत सिक्का। अगर अपने कभी भी प्रश्न आ जाए कि बताओ सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? कौन सा? सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? तो ये सबसे प्राचीन सिक्का हो जाएगा आपके कौन सा? पंचमार्क सिक्का।
या आध सिक्का। बात करें कि सिक्के का निर्माण कैसे किया जाता था, तो वैसा पंच यानी 5, और इन पांचों को जैसे आप मिलाओगे, मिलाने के बाद में वैसा आपकी जो धातु वगैरह है उसमें जैसे आप मारोगे, मारने के बाद में आपके वैसा क्या बनेंगे, पंच निशान बनेंगे। क्या बनेंगे, पंच निशान, जिसे आप क्या बोलते हो, पंच मार्क। क्या बोलते हो, पंच मार्क। और बात करें यहां से वैसा आपके शंख लिपि के, किसके, शंख लिपि के, शंख लिपि के सिक्के मिले। क्या मिले, शंख लिपि के सिक्के मिले हैं। चलिए मित्रों बात करते हैं आगे, और सबसे अंत में बात करें मेरे मित्रों कि बेराट की सभ्यता के अंदर आपका जो इतिहासकार है कौन सा, दयाराम साहनी। कौन सा, दयाराम साहनी। इसने ऐसा मत दिया कि ये जो बेराट की सभ्यता थी, इस बेराट की सभ्यता के अंदर वैसा आपके बौद्ध धर्म, कौन सा, बौद्ध धर्म का इतना ज्यादा प्रसार हो रहा था कि वैसा चारों तरफ वैसा आपके बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। तो एक आपके वैसा आक्रमणकारी था, इसका नाम था हूण आक्रमणकारी। कौन सा, हूण आक्रमणकारी, हूण आक्रमणकारी मिहिरकुल। इसने हूण आक्रमणकारी मिहिरकुल ने, मिहिरकुल ने बेराट की सभ्यता में, बेराट की सभ्यता में, सभ्यता में आग लगवा दी। क्या लगवा दी, आग लगवा दी, जिससे वैसा आपकी क्या हो गई, बेराट की सभ्यता, जिससे बेराट की सभ्यता, बेराट की सभ्यता नष्ट हो गई। क्या हो गई, बेराट की सभ्यता नष्ट हो गई। और पहले मित्रों इसने आग क्यों लगवाई थी, क्योंकि वैसा ये क्या था आपका, मिहिरकुल का सेव मतावलंबी। क्या था, सेव मतावलंबी था आपका कौन सा, आपके मिहिरकुल सेव मतावलंबी। ओके, और पहले मित्रों ध्यान रखना, जब भी आपके जीवन में ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आए और आपको लग जाए कि वैसा जीवन में कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो उसी समय से आपके जीवन में एक नया मोड़ आता है, और वो वैसा आपके जीवन को क्या बनाता है, एक ही अलग ही दिशा और दशा में लेके जाता है। तो जब भी आपके सामने ऐसी विकट परिस्थिति है, तो विकट परिस्थितियों में मेरे मित्रों डट के खड़े रहना बस, और वही हौसला आपको एक दिन क्या बना देगा, आपकी मंजिल के पास ले जाएगा। कि मिल ही जाती है मंजिल भटकते भटकते, ध्यान से सुनना मेरे मित्रों, कि मिल ही जाती है मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले नहीं। तो पहले मित्रों पढ़ते रहिए, और आपकी पढ़ाई के साथ साथ में अपने जो भी आसपास का क्षेत्र वातावरण है उसके साथ घुलते मिलते रहिए, और इस अपना जो पढ़ाई वाला शेड्यूल है इसको कंटिन्यू रखिए, ताकि एक दिन आपको निश्चित रूप से क्या मिल सके, सफलता मिल सके। और अगर मेरे मित्रों आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।